देखो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पीरियोडिक ट्रेंड। जैसे विनोद ट्रेंड पे आ जाता है ना, वैसे इनका भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हाल है कि कुछ ना कुछ लॉजिक फिट बैठा के इनका भी ट्रेंड बना डालते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है मैच कैसे कर रही हैं, मतलब ऐसा क्या कारण है कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी कब मैच करेगी। तो वो हम सब बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मिलती जुलती है तो वो पीरियोडिसिटी शो करेगा। और हम सबसे पहले बता दें कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब एक गिवन इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगें तो उसे वो कहते हैं पीरियोडिसिटी। उसका कॉज क्या है, पीरियोडिसिटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब तुम एक चीज़ कॉमन देखोगे और मतलब देखने वाली भी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी इस वाले से मैच करेगी और ना कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। अच्छा ये बेरिलियम है ना, बी, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी ना कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। यहाँ तक कि इसकी प्रॉपर्टी इससे भी मैच नहीं करेगी, थोड़ी बहुत करेंगे लेकिन ज़्यादातर अपनी फैमिली वाले से ही मैच करेंगी। तो यही इनकी खासियत है कि क्योंकि अगर हम इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो 2s2 आखिरी में आएगा। अगर हम सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं तो 3s2 आएगा। और जब हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं तो क्या आता है, यहाँ S1, हम वही बताया, गलती होगी सॉरी, यहाँ 2s1 3s1। और जब हम बेरिलियम का करके देखते हैं 2s2। अगर हम बोरॉन का करके देखते हैं तो बताओ क्या आएगा, इसका 2p1 क्योंकि देखो पी ब्लॉक में है ना, इसलिए 2p1। और मतलब ऐसी ऐसी पूरी प्रॉपर्टी होती जाएगी, उस अपन उसको मतलब देख लेना क्या है। क्योंकि देखो इस जो इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली मैच कर रही है, ना कि इससे इसकी मैच कर रही है। अब तुम कहोगे कि इन दोनों को एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया क्योंकि इनका आउटर जो आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी जनरल नंबर लिख दिया जाए, अगर हम कह दें कि तुम्हारे पास कितना है 47, हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, क्या है, कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जनरल नंबर दिया किसी का नंबर कितना है 47। अगर हम तुमसे पूछ लें कि बताइए कौन से ब्लॉक में आएगा, तुम कहोगे भैया इसका कुछ सिंबल तो दो, हम कहेंगे हम नहीं देंगे। तुम कहोगे वैसे कैसे निकाल दें, तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SP, SPD, SPDF, SPDF, SP। इतना अपन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 4, देखो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगर हम 47 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देख लो 2 4 10 20 3d10 30 3d10 30 और 3d10 आ गया है और 4p6 और 5s1 नहीं अभी नहीं हुआ है, तो मतलब 5s2। देखो यहाँ तक 10 हो चुके हैं, 10 यहाँ तक 20 हो चुके हैं, 30 38 ये चुकी होगी। फिर आएंगे अपन किस में, इसमें 4d 10 होगा 4d10
देखो क्या अरे यहाँ डी में कितने फिल होते हैं? 10 10 होते हैं ना, तो इसमें पूरा 10 हो जाएगा। 10 फिल हो जाएगा। अब देखो एस सुनो, पे एस पे होगा 48 हो जाए फिर तो। अभी कितने 48 हो गए हैं ना, तो एस का 1 हट जाएगा। तो यहाँ ए 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये मतलब इतना भी उल्टी सारी किस्मत है कि हम कॉन्सेप्ट सही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा ही पहले से आया है। तो ये वैसे कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को हमें हटाना, तो ऐसा करते हैं कि हम 49 ले लेते हैं, तब जाके फिट रहेगा। ए 2 हो गया, ए 48 हो गया, यहाँ कितना आएगा? 48 हो गया ना अब तो। सॉरी हाँ, तो 49 वाला करना अपन को। तो हमने इसने क्या कहा कि हम आएंगे 5p1 में। अब ये बताओ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है? पी में हुआ है। इसका मतलब ये 49 जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये बताओ, दो अपन को समझ में आ गया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये बताएं कौन से पीरियड का है? 4 नहीं, 4th। 5 का है। अच्छा हाँ, फिफ्थ। देखो आखिरी देखो इस किसके साथ आ रहा है? यही तो बताता है एन की वैल्यू। और एन की वैल्यू यहाँ कितनी है? यहाँ एन की वैल्यू है 5। देखो एस और पी में जो इनके साथ लिखा हो, जैसे एन देखो 3s2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 3rd पीरियड में है। अगर 4p2 लिखा है, इसका मतलब ये है 4th पीरियड में है। वो तो डी और एफ में थोड़ा चेंज होता है। इसका तो कितना है कि ये 5th पीरियड में है। तो और 49 इसका एटॉमिक नंबर है। तुम आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? अब तो कोई भी जनरल बात है कि इसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस की हेल्प से हमने ये सब निकाल लिया है। कितना आसान है। तो अभी तक हम सब मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना भी किसी कोई डाउट्स लेने वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं पहला ट्रेंड, जिसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। कि आखिरकार एटॉमिक रेडियस तुम जानोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होती है? घटती है। रुक तो जाओ। अभी सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। क्या है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, इतना सेट कर लो कि हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें पढ़ना है क्या? एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटम की जो रेडियस होती है, एटम की रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस ऐसे, अब देखो जो रेडियस शब्द आता है वो कहाँ आता है बताओ? देखो पहला चीज़ सबसे पहले तुमने सर्कल में सुना होगा, या फिर तुमने सुना होगा स्फीयर में। अब तुम कहोगे नहीं भैया हमने तो सिलेंडर में भी सुन के रखा है। तो सिलेंडर जो होता है ना वो सर्कल से ही मिलके बनता है। अगर तुम ढेर सारे सर्कल एक के ऊपर एक रख दो तो क्या बन जाता है? वो सिलेंडर। तो हम अब मेन बात करेंगे स्फीयर के ऊपर। हमने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था कि एटम क्या है? स्फीयर शेप में है। तो हमने सबसे पहले क्या जाना है कि एटम क्या है? स्फीयर है। तो जैसे हमने कहा कि जैसे कोई भी तुम एटम भरते हो, जैसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान लो हमने ये कहा कि बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। अगर हम तुमसे कहेंगे कि इसका रेडियस निकालो, तुम आखिरकार क्या करोगे? तुम इसके सेंटर से लेके आखिरी तक जाओगे। क्या करोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ही शायद हम रेडियस बोलते हैं। जैसे सर्कल होता है ना, उसके सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री तक जाते हैं, शायद उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस। इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आखिरी बार इलेक्ट्रॉन तक चले जाओ। जहाँ आखिरी बार इलेक्ट्रॉन फील्ड करा जाए वहाँ तक तुम डिस्टेंस ले जाओ, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ तक किसी को डाउट्स नहीं होनी चाहिए। अब तुम देखोगे कि अलग अलग प्रकार की एटॉमिक रेडियस होती हैं। वैसे मेन जो बात है एटॉमिक रेडियस का वो यही मतलब है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखो। अब तो जानने लगो डिस्प्लेसमेंट क्या है। आउटर मोस्ट या फिर लास्ट
इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन या तुम सेल भी से बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर ये सेंटर है तो ये और ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इतना तो शायद एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया है कि एटॉमिक रेडियस होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या सेल ऑफ एन एटम। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ यही सबसे सही डेफिनेशन, टेंशन निकला है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस। अब हम तुम्हें बात बता दें कि इसमें कई प्रकार के रेडियस आते हैं। पहला तुम सुना होगा कोवेलेंट रेडियस, सुनोगे, चिंता नहीं करो। पहला है कोवेलेंट रेडियस, फिर तुम सुनोगे मेटलिक रेडियस, और फिर एक आयोनिक रेडियस भी सुनोगे, और वंडरबॉल भी सुनोगे। अब तुम कहोगे कि भैया रेडियस तो एक ही है लेकिन इतने सारे नाम क्यों आ गए हैं। पहली बात, नाम इनके लिए ये है कि आज एटम की साइज इतनी छोटी है, जैसे मान लो इतना रेडियस है, R = होता है 1.2 × 10⁻10 मीटर, मतलब इतना छोटा है कि आज तक हम लोग एग्जैक्ट मेथड ही नहीं निकाल पाए हैं। आखिरकार हम लोग एग्जैक्ट वैसे निकाल ही नहीं पाएंगे, आखिरकार हम निकाल कैसे लें। जैसे तुम अगर पास कोई चूड़ी होती है, तुम्हारे पास बड़ा साइज है, तुम आराम से उसका सेंटर या रेडियस निकाल लेते हो, लेकिन एटम इतना छोटा है कि उसे हम मेज़र करना ही हमारे लिए कठिन है। इसलिए उसका हमने अलग अलग तरीक़ों से उसकी अलग अलग रेडियस निकाली है। तो जैसे जहाँ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। जहाँ मेटलिक होता है वहाँ मेटलिक रेडियस आता है, जहाँ आयनिक कंपाउंड होते हैं वहाँ आयनिक रेडियस आता है, और जो वंडरबॉल फोर्सेस होता है ये अक्सर आता है नोबेल गैस के लिए। हाँ, तो इन सब के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन इसको थोड़ा बोरिंग ना बनाए तो पहले इसका हम थोड़ा ट्रेंड पढ़ाते हैं कि आखिरकार लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होता है। इतनी चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग अब एटॉमिक रेडियस का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेंड। रेडियस का पढ़ने वाले हैं ट्रेंड। हमेशा एक चीज़ याद रखना, टॉप टू बॉटम रेडियस हमेशा इंक्रीज ही होगी, हमेशा रेडियस इंक्रीज ही होगी जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। अब टॉप से बॉटम जाने पे रेडियस इंक्रीज होती है। अब क्या हो, क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। समझे कि नहीं, ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल। जैसे मान लो तुम अगर हाइड्रोजन के लिए देखते हो तो उसमें एक बीच में अगर न्यूक्लियस होता है तो एक सेल आता है। लिथियम में अगर तुम देखते हो तो बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद 2 सेल आ जाते हैं। और अगर तुम उसके बाद क्या देखते हो, सोडियम Na आता है तो उसमें तुम देखना कि बीच में न्यूक्लियस होता है और 3 सेल्स आ जाते हैं। सेल्स मतलब ये होता है कुछ नहीं, छल्ले। तो तीसरा सेल्स आ जाता है, इसलिए हमेशा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही होती है। अब लेकिन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने में इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, देखो पहला हो चुका है। जहाँ भी कभी भी कंपैरिजन पूछ लें तुमसे, क्या पूछ लें, लेकिन हमेशा याद रखना कि एक ही ग्रुप में कंपैरिजन करना, ग्रुप इन सेम ग्रुप, कितना है, इन सेम ग्रुप, समझ ना, इन से सेम ग्रुप में ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होती, हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें इतना याद रखना। अब जो दूसरी कहानी आती है वो आती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में। इसमें ढेर सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली जैसे जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज होती है वो, देखो एटॉमिक रेडियस है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होती है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, या फिर ये दूसरी होती है रिपल्सन, रिपल्सन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज तुम ये समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि पॉजिटिव प्रोटॉन। चार्ज इन न्यूक्लियस। और देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन। तो इसलिए इन सब में होता है क्या, रिपल्सन। क्या होता है, इन सब में होता है रिपल्सन। तो इसलिए दो फैक्टर पे अगर किसी चीज़ की साइज डिपेंड करती है, वो करती है न्यूक्लियर चार्ज या फिर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा उसका असर तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें तुम्हें एक कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी मिलेगा। एक्सेप्शन ऐसे है, जनरली जो हम बता रहे हैं तुम्हें, जनरली तुम सुन लो। जनरली जो है वो जनरली ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है जनरली। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसलिए एक्सेप्शन है, अब तो नाइट्रोजन का क्या बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है ना, 1s2 और 2s2 और 2p3। मतलब इसका अगर हम ऐसे बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से फील्ड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड कर दो, और इसमें 3 होते हैं ना, 1 2 3, ये मोस्ट स्टेबल है। अब हम तुमसे कहेंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो क्या हो जाएगा, 2p 2s2 1s2 2s2 3p 2p6 4 2p4 क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8, अच्छा 8 हो तो 16 हो। वो O2 का होता है, हम सिर्फ ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं। तो कितना होता है, 8 होता है। इसका होता है 7 और इसका होता है 8। इसकी अगर तुम फिलिंग करोगे तो रुक जाओ बस, ये तो स्टेबिलिटी है। अब ये बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। और जो ज़्यादा स्टेबल है वो तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। जो देखो, जो ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। और इसमें रिपल्स, जो अनस्टेबल है वो उसमें रिपल्सन ज़्यादा है। अब तुम इतना चीज़ समझ लो, देखो कि अगर स्टेबल है तो इसका मतलब है कि मोर अट्रैक्शन। ऑक्सीजन ज़्यादा बड़ा होगा नाइट्रोजन रेडियस उसका। हाँ देखो, मोर अट्रैक्शन। और अगर जहाँ अनस्टेबल आ जाए तो वहाँ आ जाना मोर रिपल्सन। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस तो अनस्टेबल तो भैया फ्लोरीन भी है। इलेक्ट्रॉन अभी बताएंगे। देखो, मोर रिपल्सन, अब मोर रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी हम बता दें कि फ्लोरीन का साइज उससे छोटा क्यों होगा। जैसे देखो, जो नाइट्रोजन होता है उसका जो अगर साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 74 पिकोमीटर। और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक, उसका सॉरी नाइट्रोजन का 70 होता है और ऑक्सीजन का होता है 74 पिकोमीटर। और वैसे इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए था और ऑक्सीजन का होना चाहिए था कम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो ज्यादा स्टेबल है। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे साइज घटता है। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन और नियोन। हमने तुमसे क्या कह के रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है डिक्रीज।
लेकिन ऐसा तो तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तुमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखी तो तुमने देखा कि नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है देन ऑक्सीजन के, इसलिए ऑक्सीजन में रिपल्सन है ज़्यादा और नाइट्रोजन में कम, तो इसकी साइज है। क्योंकि इसकी अगर जब भी ऐसा कभी भी एक्सेप्शन आए तो इतना याद रख लेना कि रिपल्सन इज मोर डोमिनेंट देन न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे कर लेना। भैया ऐसा पूरा ग्रुप के साथ भैया भैया हाँ, ये रेडियस और नील्स बोर के फॉर्मूला से निकली रिपल्सन बिटवीन रिपल्सन इज मोर dominant repulsion is more dominant than effective nuclear charge। अभी डाउट है बोलो। है फ्लोरीन वाले में। अब तुम कहोगे कि भैया इसका फ्लोरीन भी तो कुछ ऐसी ही कहानी है। भैया अभी देखो हम लोगों ने किस किस का कंपैरिजन देखा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन की साइज ज़्यादा बड़ी, ऑक्सीजन की साइज ज़्यादा बड़ी क्यों है? इसके लिए रीज़न है रिपल्सन इज मोर डोमिनेंट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब तुम्हारे दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा वो आ रहा हो किसका? ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। अब तुम कहोगे कि इसके हिसाब से तो फ्लोरीन का साइज छोटा होना चाहिए। छोटा तो होगा, तुम कहोगे इसका बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो फ्लोरीन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या था? 1s2 2s2 और 2p5। तुम्हारे हिसाब से तो अगर हम इसे फिलिंग करें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसा 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 और ऐसा कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए। तुम कहोगे कि इसमें तो कुछ ज़्यादा इसका किसका साइज ज़्यादा होना चाहिए? फ्लोरीन का ऑक्सीजन से। तुम्हें ऐसा लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो नाइट्रोजन की बात F इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेंट ऑन रिपल्सन। क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना वो ज़्यादा है। अब देखो जब तुम इसमें गए तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है और तुम जब इसमें रहते हो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो बता मान लो ये 9 पॉजिटिव के और 8 पॉजिटिव के, बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? 9 पॉजिटिव का बड़ा है ना, इसलिए भी तो उसमें ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होंगे लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे आराम से, तो इसलिए साइज कर देते हैं क्या? श्रिंक। हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया इन दोनों स्टेबल कौन ज्यादा है? से देखा जाए फिर तो नाइट्रोजन इन दोनों स्टेबल है भैया नाइट्रोजन से तो फ्लोरीन। अब तुम लोगों के दिमाग में एक डाउट्स और आया होगा कि बताइए कि नाइट्रोजन की साइज बड़ी है या फिर फ्लोरीन की है? तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन की साइज छोटी देखो फ्लोरीन की साइज बड़ी है देन नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का मतलब है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है देन इसके रिपल्सन से। मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2-4 एक्सेप्शन तो चलते हैं, जैसे यूपी में मर्डर और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन चलते हैं। भैया एक बार फर्स्ट तो हम लोग दोबारा इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग सेकेंड पीरियड में बात करते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यून, नियॉन, सोडियम। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है कुछ एक्सेप्शन के अलावा। तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है क्योंकि ये इसका ऑर्बिटल हाफ मोर स्टेबल इसकी है। हमेशा एक याद रखना कि नोबेल गैस का रेडियस हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा नोबेल गैस का रेडियस हमेशा बड़ा रहेगा उस पीरियड में। हाँ उस पीरियड में कारण एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबेल एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर इन
पीरियड, मतलब सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है? नियॉन का। नोबेल गैस का। ऐसे तुम पूरे चले जाओगे। अब तुम कहोगे भैया फिर दिक्कत हो गई है। अब तुम कहोगे नियॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6। अब तुम कहोगे साला इससे ज़्यादा तो स्टेबल कोई हो ही नहीं सकता है। अब तुम कहोगे भैया अभी तक आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा तो स्टेबल यही है तो सबसे कम रेडियस भी इसका होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री में हैं, वो भी 11th क्लास की। अब देखो, क्योंकि मेटल का रेडियस निकालने के लिए जो मेटलिक रेडियस निकालने के लिए वो फॉर्मूला ये है कि जैसे दो एटम हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का हम लोग निकालते हैं। और कोवेलेंट का है वो भी कुछ ऐसा है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं। और जो हम नोबेल गैस के एलिमेंट हैं ना, नोबेल एलिमेंट हैं, उनको जो हम रेडियस निकालते हैं वो निकालते हैं वंडरवाल से। तो वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटलिक, कोवेलेंट एंड आयनिक। देखो इसका मेथड है तो अपन को अभी टेंशन नहीं लेना है। देखो सुनो, अब देखो सुनो, वंडरवाल फोर्स में पता है ऐसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, ये वाला मॉलिक्यूल्स है, तो इसका न्यूक्लियस लेंगे और इसके न्यूक्लियस के दोनों की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। इतनी दूर। हाँ, ये तो हुआ न वंडरवाल्स के लिए। वंडरवाल देखो, वेंडर वाल्स। तो ये रहा किसके लिए? नोबेल एलिमेंट के लिए। जो कोवेलेंट निकालते हैं, कोवेलेंट जो कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं उसमें पता है कैसा सिस्टम है? उसमें ऐसे लेंगे, मान लो कोई भी जैसे H2 का मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये था कौन सा, जैसे मान लो ये नियॉन का था, है तो नियॉन मतलब जो भी हो, मतलब H2 है। इसके मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये फर्स्ट H और ये दूसरा H है। तो इन दोनों के रेडियस, इन दोनों के डिस्टेंस लेंगे x और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो वो आ जाता है कोवेलेंट रेडियस। लेकिन हो तो एक से ही रहा। कहाँ हो रहा है? ये इतने दूरी नहीं है, इसी दूरी की वजह से सब हो रहा है। अगर हम पूरी बात एक जगह समराइज करने की कोशिश करें, क्या करें, एक बात समराइज करने की कोशिश करें तो एक याद रखना, ऊपर से लेके नीचे तक एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और जो नोबेल गैस के जो एलिमेंट होते हैं, नोबेल गैस के एलिमेंट होते हैं किसी भी पीरियड में उनकी साइज हमेशा बड़ी रहती है पूरे पीरियड में। ये रही 3 बात याद करने के लिए। तो इतनी 3 बातें बहुत हैं। जब भी कभी भी एक्सेप्शन वाला केस आए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना।